अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं जी जो टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन है। मीन हमारी बुक में जो टॉपिक दिए गए हैं उनके एंड पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज? कि किसी बीकर में या किसी बर्तन में हमने जो पानी लिया है उसको हम बॉयल कर रहे हैं, क्या वो जो बॉइलिंग वाटर है वो एंडोथर्मिक चेंज है या फिर एक्सोथर्मिक चेंज है? तो बेसिकली हमारे पास जो बॉइलिंग वाटर है ना, ये एक एंडोथर्मिक चेंज है। क्यों बेटा एंडोथर्मिक चेंज है? मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी, वाटर है H2O, मीन हाइड्रोजन, सेंटर में ऑक्सीजन, इस साइड पे भी क्या है जी, हाइड्रोजन। तो इनके दरमियान ना बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स जो है, इनके दरमियान बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। और उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती हैं। और जब एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही हो तो वो प्रोसेस कौन सा होता है जी, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ बीकर, किसी भी बीकर में जब हम वाटर को बॉईल करवा रहे होंगे, इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक क्या है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सराउंडिंग से क्या करेंगे जी, ऑब्जॉर्व एनर्जी या हीट कह लें आप, एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग टू ओवरकम। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे जी, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के जो मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या जी, एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड नीड एनर्जी, और उसको एनर्जी की जरूरत होगी टू चेंज लिक्विड स्टेट टू गैस। कि जब भी जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, किस लिए ऑब्जॉर्व करते हैं? ताकि जो वाटर जो है वो पहले लिक्विड स्टेट में है, तो जब उसको हम बॉईल करें तो वो गैसियस में चला जाएगा। तो गैसियस में कन्वर्ट होने के लिए उसको एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी। और जब एनर्जी बेटा ऑब्जॉर्व होती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन एनर्जी ट्रांसफर इन फॉर्म अदर देन हीट इन अ केमिकल रिएक्शन? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास एनर्जी है, क्या जस्ट वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होती है या फिर क्या जी और भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं? तो हम कहेंगे कि यस, हमारे पास क्या जी और भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कि हीट के साथ ट्रांसफर हो रही होती हैं। ठीक है, यस, एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी होती है कैन ट्रांसफर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक। ठीक है, कौन कौन सी अदर फॉर्म है एनर्जी की जी हमारे पास? साउंड एनर्जी, और हमारे पास क्या है जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। मेन किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट के साथ साथ एनर्जी की और फॉर्म जो है, जैसे कि साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये भी क्या जी ट्रांसफर होती है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो डायरेक्ट हम मेजर क्यों नहीं कर सकते। इसकी रीजन बेटा ये है कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो हमारे पास एंथैल्पी होती है वो क्या है जी, कि इस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी चीज के, उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, उसको बेटा हम कहते हैं जी एंथैल्पी। तो अब वो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, मीन कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास एंथैल्पी क्या है जी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। उस टोटल हीट कंटेंट में हर तरह की जो है वो एनर्जीज आ रही होती है, वाइब्रेशन एनर्जी, जितनी भी इंटरनल एनर्जीज होंगी ना किसी मॉलिक्यूल्स में, वो सारी जो है वो इंथैल्पी में काउंट होती हैं। और उन सारी इंथैल्पीज को डायरेक्टली मेजर करना, उनकी वैल्यूज जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, तो इस वजह से हम उनको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लिखते हैं इंथैल्पी इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट, ठीक है, इन अ सिस्टम। मतलब कि क्या कह लें कि आप हमारे पास क्या है जी, किसी भी सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज शामिल हो रही होती है जी, इट इंक्लूड्स ऑल इंटरनल एनर्जीज, इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जितनी किस्म की भी एनर्जीज होंगी ना, इंटरनल एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जीज, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, वो सारी एनर्जीज जो है वो एंथैल्पी में जो है वो इंक्लूड होती हैं। और इन एनर्जीज की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, बहुत लार्ज होंगी। दीज एब्सोल्यूट कंप्लीट वैल्यूज जो है ऑफ दीज एनर्जीज, इन एनर्जीज की जो वैल्यूज होंगी टू लार्ज, बहुत बड़ी होंगी, एंड इम्पॉसिबल टू मेजर डायरेक्टली, उनको जो है वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसी वजह से हम एंथैल्पी को भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम एंथैल्पी चेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। मीन कि हमारे पास जो एंथैल्पी है ये किसी भी सिस्टम की टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, और उस टोटल अमाउंट में जो है वो जितनी भी इंटरनल एनर्जीज हैं वो सारी जो है वो काउंट हो रही होती हैं, और उन इंटरनल एनर्जीज की जो वैल्यूज हैं बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए हम उनको डायरेक्टली जो है वो मेजर करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है जी, वाई रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इज वायलेंटली, कि ये हमारे पास जब हम सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, ये रिएक्शन जो है वायलेंट क्यों है, बहुत ज्यादा तेज क्यों है, ठीक है। तो उसमें हम ये रीजन देंगे क्योंकि सोडियम जो है ये बिलोंग करता है जी ग्रुप नंबर 1 ए से, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ए से। और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होती हैं सोडियम, लिथियम, ये सारे क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिकॉज, इसकी रीजन क्या है जी, बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम एक बड़ी ही रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। एंड व्हेन सोडियम इज रिएक्ट विथ, जब इसको हम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी एंड हाइड्रोजन गैस is produced
क्विकली, बड़ी तेजी से जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है ना प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ना बड़ी तेजी से बनेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना क्या कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या जी वाटर है, इसमें जो है वो सोडियम ऐड करता हूँ तो अचानक से बड़ी ही तेजी से रिएक्शन होगा, और जब वो रिएक्शन तेजी से होगा, ठीक है जी, तो हमारे पास बहुत सी हीट जो है वो रिलीज होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो स्केप आउट होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो क्या होता है जी, बड़ा ही वायलेंट होता है, विच मेक्स दिस रिएक्शन वायलेंट। ठीक है, मीन कि हमारे पास क्या है जी, जो सोडियम है बड़ी ही रिएक्टिव मेटल है। जब हम सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी एंड H2 गैस इज प्रोड्यूस। मतलब कि एक तो ये हमारे पास क्या करता है जी, एनर्जी को रिलीज करता है बहुत ज्यादा, और दूसरा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी बड़ी तेजी के साथ। ये जो अचानक से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है, विच मेक दिस वायलेंट, इस रिएक्शन को क्या जी, ये चीज जो है वो क्या बनाती है जी, वायलेंट बनाती है। आगे बेटा, इज मेल्टिंग ऑफ आइस इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, के जो बर्फ का पिघलने का अमल है ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है जी, एंडोथर्मिक है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो सराउंडिंग से क्या करती हैं, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती हैं, और जब एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही हो तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस, melting of ice is a endothermic process because reason क्या है जी इसकी, because ice molecules absorb energy from surrounding। कहाँ से जी, सराउंडिंग से क्या करेंगे जी, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, टू चेंज आइस टू वाटर स्टेट। कि ये हमारे पास से जो मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कि जो आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनको ओवरकम करने के लिए या क्या करने के लिए, कि अपनी जो सॉलिड स्टेट से, ठीक है, फिजिकल स्टेट आइस की सॉलिड होती है, तो अपनी सॉलिड स्टेट को चेंज करने के किसमें, वाटर में, वो क्या करेंगे जी, सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है ना, वो कौन सी है जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम में जो है वो एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं, अब्जॉर्ब हो रही होती है। ओके, अच्छा जी, कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स, कि आपके पास कोई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या वो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारे पास कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको हम रिवर्स करवा सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे यस, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स करवाएंगे, बट होगा क्या कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन रिवर्स रिएक्शन, but in reverse reaction it must absorb energy, because reverse reaction is endothermic।
ठीक है। वो कह रहा है कि आप किसी भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन को जो है वो रिवर्स करवा सकते हैं। जी, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन होगा ये कि पहले जब एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होगी। लेकिन जब हम किसी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करवाएँगे तो हमें जो है ना एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है? तो वो जो रिएक्शन हो जाए वो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है? मीन एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या है जी, मैं कह रहा हूँ कि H हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या है जी, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। लेकिन जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स फॉर्म में लेके आएंगे, मीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो डिकम्पोज होंगे। ठीक है, और जब डिकम्पोज होंगे किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो एनर्जी जो है वो क्या होगी जी, ऑब्जॉर्ब होगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, साथ में हमें एनर्जी रिलीज करके दे रहे हैं। लेकिन जब इसको हम रिवर्स प्रोसेस में करवाएंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिकम्पोज करवाने के लिए हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। इसलिए क्या जी, ये एक एंडोथर्मिक होता है। ओके, आगे एनर्जी डायग्राम यूजफुल, कि ये जो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, क्या वो यूजफुल है या कहाँ कहाँ हमें हेल्प आउट करती है। तो बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी डायग्राम है ना, हम कहते हैं कि ये वाली चीज, ये इस चीज को हम क्या कहते हैं जी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या होता है जी, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प आउट करती है। बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी डायग्राम है, ये हमें हेल्प आउट करती है, पहली चीज, टू शो शो चेंजेस इन एनर्जी, चेंजेस एनर्जी इन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जीज की चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस जो है वो हमें इस डायग्राम से जो है वो इजीली जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी रिलीज हुई है या एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है। और सेकंड चीज जो हमारे पास है वो है जी, शो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कि हमारे पास जो एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इससे हमें पता चल सकता है कि एक जो केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इस प्रोफाइल से हमें पता चल जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन की कितनी है। और थर्ड चीज हमारे पास क्या है जी, डिस्क्राइब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कि इससे हमारे पास ये जो एनर्जी चेंजेस हैं, इस ये जो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। मेन कोई भी एनर्जी प्रोफाइल है वो हमें तीन तरह की इंफॉर्मेशन दे रही होती है, कि हमारे पास जो एनर्जी चेंजेस है केमिकल रिएक्शन में वो कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो है कि नहीं है, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या जी, वो कह रहे हैं कि एनर्जी राइट, ये ड्रॉ एनर्जी डायग्राम फॉर रिएक्शन विच नॉट हीट अब्सॉर्ब और इवॉल्व, कि एक ऐसे रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो आप ड्रॉ करें जिसकी जो है वो या ना एनर्जी जो है वो ही रिलीज हो रही हो, ना एनर्जी जो है अब्सॉर्ब हो रही हो। मीन कि आपके पास जो इंथॉल्पी चेंज है ना, ठीक है, वो क्या है जी, जीरो। मीन एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही और ना एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, तो मीन एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसे रिएक्शन के लिए जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह करके इधर आपने लेना जी पाथ ऑफ रिएक्शन, इधर आ जाएगा बेटा पाथ ऑफ रिएक्शन, इस साइड पे आ जाएगी एनर्जी जो कि ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो हमने कहना है कि क्या होगा, जब एंथैल्पी चेंज जीरो है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की लाइन होगी और प्रोडक्ट्स की लाइन होगी, उनकी एनर्जीज क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। और आपने क्या करना है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं,
ये हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन ये स्टेट है। तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, मीन कि वो कह रहा है कि एनर्जी जो ऑब्जॉर्व हो रही है ना, एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही है ना रिलीज हो रही है, मीन एंथैल्पी चेंज जीरो है। तो एंथैल्पी चेंज जीरो कब आएगा, जब रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी सेम होगी, तब क्या होगा एंथैल्पी चेंज जो है वो जीरो आएगा। ओके, ये हमारे पास क्या है जी एनर्जी डायग्राम है। लास्ट हमारे पास क्या है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन एंथैल्पी फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसकी क्या करें आप सॉरी एंथैल्पी चेंज फाइंड करके दें। हमारी बुक में जो हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे, उसमें हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या किया था जी, एनर्जी फाइंड की थी हमने, ठीक है, एंथैल्पी चेंज फाइंड की थी 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। आज हमने सिंपली क्या करना है, एक मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करनी है। तो बेसिकली बेटा क्या करना है आपने, देखिए मेरे पास तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए ना, मैं कहता हूँ कि मेरे वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे जी, मैं कहता हूँ टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये इक्वेशन हो गई जब हमने 2 मोल लेने हैं वाटर के, ठीक है, ओके, मतलब 2, और इसमें हमने क्या करना है जी, हमें उसने कहा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की एंथैल्पी चेंज फाइंड करें। तो उसकी इक्वेशन सबसे पहला क्या है जी, आपने इक्वेशन लिखनी है बेटा। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, इक्वेशन मेन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल्स ले रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1 मोल लेंगे और ऑक्सीजन का बेटा हाफ मोल लेंगे। ठीक है, क्यों कि 2 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 है। तो जब मैंने यहाँ पे 1 मोल बनाना है, तो हाइड्रोजन का 1 मोल होगा, ऑक्सीजन का हाफ होगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे वाटर का 1 मोल। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने बेटा क्या करना है कि हमने जो बॉन्ड रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है, सबसे पहले हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, एनर्जी ऑब्जॉर्व, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट हमें बुक में दी गई है, वो हमारे पास कितनी है जी, प्लस 436 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, और इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट है वो है जी 498 किलो जॉल पर मोल। लेकिन ये ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए है, हमें ऑक्सीजन कितने मोल चाहिए, हाफ। तो ये इसकी अमाउंट बेटा क्या हो जाएगी जी, हाफ हो जाएगी। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगी वो हमारे पास हो जाएगी 290 49 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। अब देखिए ये ये जो एनर्जी है ये ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करने के लिए, और ये जो एनर्जी है ये हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं हम, और ये जो है वो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को करने के लिए। तो टोटल कितनी हो जाएगी, जो टोटल एनर्जी हम ऑब्जॉर्व करेंगे वो कितनी होगी, देखिए हमने 436 को और 249 को आपस में प्लस किया, तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व हुई वो हो जाएगी जी 685 प्लस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी जो ऑब्जॉर्व हुई है रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और दूसरी चीज बेटा यहाँ पे हमने जो फाइंड करनी है, जो एनर्जी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कह लें इसको। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो है वो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल में बेटा H2 वाटर के मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड होते हैं, कितने, एक OH ये एक ये 2 मोल होते हैं। तो एक OH मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब रिलीज होती है ना, वो है जी -463 किलो जूल पर मोल। तो हमारे एक मोल में, वाटर के एक मोल में कितने OH बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। ठीक है, 2 बॉन्ड।
तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -463 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 926 किलो जूल। तो ये जो वैल्यू 926 ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो है वो रिलीज हुई है। तो हमने इंथैल्पी कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा एच। इंथैल्पी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जो एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हुई है, ठीक है, प्लस 685 माइनस जो एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाटर के एक मॉलिक्यूल के लिए जो डेल्टा एच की अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगी ना, वो हमारे पास कितनी है जी 249 किलो जूल पर मोल, ठीक है, माइनस फॉर्म में। ओके, तो ये बेटा हमारे पास क्या जी आज का टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या है जी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।